हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। कैसे हैं सभी? आशा करता हूँ ठीक होंगे, अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। हेलो एवरीबॉडी। तो टेंटीज, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज हम 2026 के लिए करने वाले हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री एक शॉर्ट में। पूरे एनालिटिकल केमिस्ट्री बेसिक से जानेंगे, क्या होती है, कैसे होती है, और पूरा वाइंड अप कर देंगे इसी क्लास के अंदर। तो जुड़े रहना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से काफी वेटेज है, इस टॉपिक का काफी क्वेश्चंस आते हैं इसके और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री दोनों के मिक्स होकर क्वेश्चंस आते हैं। और इस चैप्टर को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। स्किप तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन इस चैप्टर का अपना ही एक वैल्यू है, क्योंकि अगर आपको ये चैप्टर क्लियर नहीं होगा तो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री आपको ऑटोमेटिकली नहीं आएगी। और ये दोनों मिला के एक काफी हाई वेटेज आपका बना लेते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी एनालिटिकल केमिस्ट्री के साथ। लेकिन उससे पहले ये है क्यूआर कोड, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल के, इन्हें ज्वाइन करके आप सेशन की वीडियो और बाकी सारे इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के इस चैप्टर की। ये 2026 का सिलेबस है, आईसीएससी की वेबसाइट से लिया गया है, सीआईएससी की वेबसाइट से लिया गया है। इसमें आपको बता दूं तो क्या क्या पढ़ना है। ये है स्कोप, जो है स्कोप। स्कोप में क्या दे रखा है? सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स में कलर ऑफ सॉल्ट और उसका सोल्यूशन पढ़ना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड किस किस के लिए पढ़ना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्शन हमारे को कैल्शियम के लिए, आयरन के लिए, कॉपर के लिए, जिंक के लिए और लेड के लिए। इन 5 के लिए एक्शन ऑफ सॉल्ट पढ़ना है। किसके लिए? कैल्शियम के लिए, आयरन के लिए, कॉपर के लिए, जिंक के लिए और लेड के लिए हमें पढ़ना है। और इसमें भी 2 केसेस हैं, एक तो ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे तब क्या होगा, और एक एक्सेस में डाल दिए तब क्या होगा, ये हमें पढ़ना है। प्रेसिपिटेट बट का कलर पढ़ना है और इसकी इक्वेशन भी आनी चाहिए। सेम गोज विद कैल्शियम, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसके लिए भी सेम पढ़ना है। और उसके बाद आ जाती हैं कुछ स्पेशल एक्शन, जिसमें हमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड के कॉपर सॉल्ट और सोडियम हाइड्रोक्साइड के अमोनियम सॉल्ट्स पे एक्शन पढ़ने हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के कॉपर सॉल्ट्स पे और आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड के अमोनियम सॉल्ट्स पे एल्केशन ऑफ एल्कलीज देखनी है। इसमें आपका एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, उनके हाइड्रोक्साइड्स, ऑक्साइड्स ये सब होंगे और उनके एम्फोटेरिक नेचर देखना है। ठीक है, ये सब तो हो गई, क्या क्या पढ़ना है। अब शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो, पहले बात आ जाती है आपकी कि चैप्टर का नाम क्या है? एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री का मतलब क्या है? हम कुछ एनालाइज कर रहे हैं। एनालाइज करने का मतलब क्या होता है? अगर लेमैन लैंग्वेज में जाने, देन एनालिटिकल केमिस्ट्री में का मतलब होता है एनालिसिस करना, किसी चीज का एनालिसिस करना। एनालिसिस करने का मतलब क्या है? आप उस चीज को देख रहे हो, परसीव कर रहे हो, एंड देन आप उसके ऊपर क्या कर रहे हो? उस चीज को एनालाइज कर रहे हो, उसके ऊपर एक टाइप की रिसर्च कर रहे हो। ठीक है, आप उसमें कुछ ऐसी पिक्यूलियर, ऐसी कुछ कैरेक्टरिस्टिक चीज देख रहे हो जो उसे बाकी चीजों से अलग कर देती है। ओके, तो अब ये एनालिसिस जो होते हैं, ये 2 टाइप के एनालिसिस होते हैं। तो क्या होता है एनालिसिस? डिटर्मिनेशन ऑफ द केमिकल कंपोनेंट्स इन अ गिवन सैंपल इज कॉल्ड एनालिसिस। ठीक है, अगर आप उसके कंपोनेंट्स के बारे में पता लगाते हो कि वो चीज किस चीज से बनी है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, उसके पेरेंट कंपोनेंट्स क्या हैं, तो वो चीज होती है एनालिसिस। जैसे कि आपको पता है कि घर में जो हमारे नमक आता है, हम लोग नमक यूज करते हैं, हमें पता है कि वो NaCl है, पता है वो NaCl है, उसके कंपोनेंट्स है सोडियम प्लस और Cl नेगेटिव आयंस। ऐसे ही आप कोई भी देख लो, जैसे आपका कोई भी हैंडल हो गया, आप किचन में पैन यूज करते हो, उसका हैंडल हो गया, वो बेकेलाइट से बनता है। तो बेकेलाइट का वो हैंडल है, बेकेलाइट उसका कंपोनेंट से कंपोनेंट है, जो कि एक पॉलीमर है, लेकिन इसके भी अपने एक कंपोनेंट्स रहे होंगे बेकेलाइट के भी। ठीक है, इस टाइप से होती है एनालिसिस। अब हम 2 टाइप की एनालिसिस पढ़ते हैं इसमें, एक होती है क्वालिटेटिव और एक होती है क्वांटिटेटिव। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में नहीं आएगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए, आगे हमेशा आपके यूज होगी। क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होती है? क्वालिटेटिव का मतलब है आप क्या कर रहे हो, आप इसमें, मैं जब भी पढ़ाता हूँ ये चैप्टर, मैं कहता हूँ आप अपने क्वालिटेटिव में 5 सेंसेस जो हैं आपके, बचपन में पढ़े होंगे साइंस के अंदर। क्या आईज देख सकती है, कान से सुन सकते हो, आप अपने टंग से टेस्ट कर सकते हो, स्किन से फील कर सकते हो, नोज से स्मेल कर सकते हो, ऑल्फैक्टरी, या आप जो भी आपका सेंसरी टच, जो भी आप कहना चाहते हो, आपको पता है आपके 5 मेन सेंस ऑर्गन्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो इसमें हमें आपके पांचों ऑर्गन्स को, पांचों आपको इनको खोल के रखना है, तो आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑटोमेटिकली हो जाएगा।
और एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसके अंदर क्या होता है, क्वांटिटेटिव के अंदर हम इनकी अमाउंट मेजर करते हैं। जैसे कि अगर मैंने बोला 10% वेट बाय वॉल्यूम, कभी आपने कोई भी चीज हो, कोई भी लिक्विड हो, आप हमेशा देखना उसके अंदर उसकी क्या मेंशन करी होती है, परसेंटेज मेंशन करी होती है। कभी भी सिरप हो, कप सिरप हो, आप हमेशा देखना उसके कंपोनेंट्स के बारे में। कंपोनेंट्स में परसेंटेज होगी और यहाँ पे बता रखा होगा किस तरह से वो मेजर करी गई है। वेट W/V मतलब वेट पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में कितना परसेंट है उस वॉल्यूम में। जैसे 100 ml की बॉटल है सिरप की, तो उसमें 10% कॉम्पोनेंट ए है, इसका मतलब ये है। तो 100 ml में 10% ये वाला कॉम्पोनेंट है, यानी 10 ml हमने ये वाला डाला है, इस टाइप का हो गया इसका मतलब। तो ये होती है क्वांटिटेटिव, जब हम लोग कॉम्पोजिशन मेजर करते हैं कि इसमें 10% ये है, 20% ये है, ये होती है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव क्या होती है, आप आइडेंटिफाई करते हो कि इसके अंदर है क्या। क्वांटिटेटिव में आप क्वांटिटी मेजर कर रहे हो, लेकिन क्वालिटेटिव में आप क्या कर रहे हो, आइडेंटिफाई कर रहे हो कि क्या चीज है वो एक्चुअली। जैसे कि सपोज करो आपने कोई भी रिएक्शन करी लैब में, आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया और टेस्ट ट्यूब के अंदर आपका एक सॉल्ट है, अननोन सॉल्ट है, मुझे नहीं पता कि क्या सॉल्ट है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने क्या किया, इस सॉल्ट को मैंने क्या किया, इसके अंदर H2O ऐड किया, यानी पानी ऐड किया। ठीक है, इसके अंदर मैंने पानी ऐड किया, इसका सोल्यूशन बनाया। ओके, अब मैंने इसकी कुछ ऐसी रिएक्शंस कर दी जो इसे और चीजों से अलग बनाती। जैसे कि अब आते हैं आपके 5 सेंसेस। 5 सेंसेस क्या होते हैं, जैसे आई, सपोज करो कि अगर उसके अंदर NO2 गैस इवॉल्व हुई, तो आपको रेडिश ब्राउन फ्लेम्स, फ्यूम्स, सॉरी फ्लेम्स नहीं, फ्यूम्स दिखेंगे, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स दिखेंगे। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इससे क्या हो जाएगी, सस्पेक्टेड हो जाएगी। हो सकता है नाइट्रोजन नाइट्रेट आयन हो इसके अंदर। कंफर्म कैसे करते हैं, ब्राउनिंग टेस्ट से करते हैं। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है, आपका सेकंड सेंस क्या हुआ, ईयर्स। ईयर्स से क्या, सुनना है। सुन कैसे सकते हैं, अगर आपकी कार्बोनेट आयन हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड जब भी निकलेगी तो एफरवेसेंस आएगी इसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की। जैसे कभी भी पानी में इनो मिलाई हो तो देखा है ना, CO2 जो कहते हैं, सॉरी हाँ, CO2 इवॉल्व होती है तो एक एफरवेसेंस आती है ना, बिल्कुल एक फिश साउंड आता है। या फिर कोल्ड ड्रिंक की बोतल ओपन होती है तो एक फिजी साउंड आता है ना, वो। ठीक है, या फिर हाइड्रोजन गैस जब भी इवॉल्व होगी तो एक पॉप साउंड के संग आती है, बर्न करती है पॉप साउंड के साथ। तो ये होगा ईयर्स का यूज। देन क्या आ गया, स्मेल, रॉटन एग स्मेल, टर्म्स यूज होते हैं ये सब। रॉटन एग, सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल, या फिर फिशी स्मेल, फिशी स्मेल है, या फिर स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर है, इस टाइप की हो जाती है। पंजेंट ऑर्डर है। ठीक है, ये हो गया आपका नोज का यूज। देन क्या आ गया, टेस्ट। टेस्ट में कैसे, टेस्ट में वैसे तो 99.99% टेस्ट करके नहीं देखते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि ग्लूकोज है तो ग्लूकोज मीठा होगा। अगर आपको ग्लूकोज दे रखा है तो ग्लूकोज कैसा होगा, स्वीट होगा। एसिड्स होंगे तो एसिड्स कैसे होंगे, बेसिस कैसे होंगे, सबका एक कैरेक्टरिस्टिक हमें पता है कि कैसा होगा। टेस्ट करके मत देख लेना कभी भी, लेकिन एक पता है यहाँ पे। लास्ट क्या आता है, स्किन। स्किन से क्या पता लगा लोगे, जैसे कि आपका स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में जो नाइट्रोजन वाला चैप्टर है, वो क्या होता है, नाइट्रिक एसिड वाला, उसमें आपने ज़ैंथोप्रोटिक का नाम सुना होगा या सुनोगे। ज़ैंथोप्रोटिक, जब भी नाइट्रिक एसिड जो है स्किन के संग रिएक्ट कर जाता है तो एक येलोइश कलर का आपको स्टेन देखने को मिलता है अपने कहीं भी जहां पे वो गिरता है, येलो स्टेन आ जाता है। तो वो क्या है, आपका स्किन का आपका सेंस यूज हो गया। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन अननोन सब्सटेंस इज डन बाय कैरिंग आउट केमिकल टेस्ट विद द हेल्प ऑफ रिएजेंट्स। अब कुछ भी हमने टेस्ट किया तो इस हर टेस्ट के अंदर कुछ तो इवॉल्व हो रहा है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपका कंपाउंड है अचानक से उसमें कुछ निकलने लग जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। कुछ तो डालोगे उसके अंदर तभी तो कुछ आएगा, रिएक्ट तो कराओगे उसे किसी चीज से। तो जिससे रिएक्ट कराते हैं वो होता है रिएजेंट। जैसे कि आपने उसके अंदर HCl डाला,
डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड कुछ भी, H2SO4 डाला या आपने NaOH डाला, कुछ भी डाला आपने, ये सब क्या है, ये रिएजेंट्स हैं, ठीक है। और ये जो है ये बेंच रिएजेंट्स भी हैं। बेंच रिएजेंट्स क्या होते हैं, जो आपकी लैब में बेंच पे, जो आपकी जो लैब में जो पोजीशन होती है आपकी, जो मैं कहूंगा जो आपकी पोजीशन होती है लैब में, जो आपकी जगह होती है जहां पर आप एक्सपेरिमेंट करते हो, जिस जगह पे, वहां पर जो शेल्फ में रिएजेंट्स होते हैं वो होते हैं बेंच रिएजेंट्स। साइड में तो रिएजेंट्स होते हैं वो ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होते। जो फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले रिएजेंट्स होते हैं वो आपकी बेंच पर ही दिए होते हैं, यानी आपकी जो पोजीशन होती है लैब में, जिस जगह पर आप खड़े होते हो वहीं पर दिए होते हैं आपको वुडन शेल रैक में। जैसे कि उसके अंदर आपको H2SO4 दिया होगा, HCl दिया होता है हर जगह, HNO3 दिया होता है, NaOH दिया होता है, ठीक है। ये सारे जो है कॉमन जो है रिएजेंट्स है, बेंच रिएजेंट। ओके, तो रिएजेंट क्या होता है, रिएजेंट वो सब्सटेंस होता है जो कि रिएक्ट करता है दूसरी चीज से, और क्या दे देता है, ये एक दे देता है क्या, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट दे देता है। अब वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट गैसियस है, सॉलिड है, लिक्विड है, या साइड प्रोडक्ट भी मिलेंगे या नहीं, प्रोडक्ट या फिर प्रोडक्ट्स, बगल में एस लिख देता हूँ। सिंगल प्रोडक्ट भी मिल सकता है और जो है प्रोडक्ट्स भी मिल सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट्स का कलेक्शन भी एक बहुत हरक्यूलियस टास्क है, प्रोडक्ट्स के कलेक्शन में भी डिपेंड करती है चीजें। ओके, इतना समझ में आई। अच्छा, एक बात और याद रखना, जहां पर भी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं टेबल के अंदर, जहां पीरियोडिक टेबल में, आपने पीरियोडिक टेबल तो पढ़ ही लिया, जो भी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं इनके सॉल्ट्स जो होते हैं वो जनरली, जनरली वर्ड को हाईलाइट कर लेना, जनरली कलरलेस होते हैं। अब उसका रीजन क्या है, उसके लिए आपको 11वीं में एंटर करना पड़ेगा, तो मैं नहीं बता रहा हूं, बस इतना याद रख लेना, जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं इनके सॉल्ट ज्यादातर कलरलेस होते हैं। जनरली वर्ड को हाईलाइट कर दिया मैंने। अब ये कौन से होते हैं, ये होते हैं 1 के, 2 के, 13 से लेके 17 के, इनके जनरली जो होते हैं वो कलरलेस सॉल्ट्स होते हैं जनरली, ठीक है। जबकि जो ट्रांजिशन वाला होता है, यानी जो 3 से लेकर 12 तक होते हैं, ये जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं। अगेन कैसे, जनरली। जनरली क्यों बोला मैंने, क्योंकि जिंक है, जिंक कलरलेस होता है लेकिन फिर भी वो डी ब्लॉक के अंदर है, ठीक है। तो जनरली इसलिए बोला। ओके, अच्छा जी, इतना समझ में आ गई। अब जरा सा हम पहला टॉपिक देख लेते हैं, ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा, है ना। चलो अब हम देख लेते हैं इसे। देखो, अब आप यहाँ पे पहले दे रखे हैं कलरलेस वाले। कलरलेस वाले कौन से हैं, अमोनियम है कलरलेस, सोडियम कलरलेस होता है, पोटेशियम कलरलेस होता है, कैल्शियम कलरलेस होता है, मैग्नीशियम कलरलेस होता है, एल्यूमिनियम होता है, लेड होता है, जिंक होता है। अगेन जिंक आ गया कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है जिंक। बाकी सब तो तुम्हें पता होंगे कि कलरलेस होंगे, क्यों, क्योंकि आपका ये ग्रुप 1 और 2 वाले तो पता ही है सबको कि कलरलेस होंगे। 13 में से देखो ये आपका एल्यूमिनियम आ गया, लेड वेड ये सब पता ही रहते हैं ज्यादातर। एक अमोनियम अलग है, क्योंकि अमोनियम ज्यादातर लोगों को नहीं पता रहेगा कि कलरलेस होता है। ये हो गया। कलर्ड में कौन से होगा, क्यूप्रिक, Cu2+, क्यूप्रिक, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेना, +2 है। ये ब्लू होता है, कलर्स याद करने हैं। पेरस +2, ये कैसा होता है, ये लाइट ग्रीन होता है। फेरिक येलोइश ब्राउन होता है, निकल ग्रीन होता है, क्रोमियम ग्रीन होता है, मैंगनीज पिंक होता है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कलर्स पूछे जाते हैं, इन्हें इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना और याद कर, ठीक है। अच्छा जी, एनाइंस में देखो, क्लोराइड, सल्फेट, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, सल्फाइड और आपका ब्रोमाइड, एसिटेट, ये सब कैसे होते हैं, ये आपके ये सिग्नल नेगेटिव आएगा। ये आपके कैसे होते हैं, ये आपके कलरलेस होते हैं। और कलर्ड में कैसे होते हैं, परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट देखना लैब में, पर्पल कलर का होता है, KMnO4, लैब में कभी देखना जाओ तो। ये जो होता है इसमें आयन कौन सा होता है, K पॉजिटिव और MnO4 नेगेटिव, ये होता है इसका एनायन, MnO4 नेगेटिव। और ये मैग्नेट, परमैंगनेट आयन कैसा होता है, पर्पल कलर का होता है। डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर का होता है, K2Cr2O7 इसका फॉर्मूला है।
Cr2O7 2 नेगेटिव, ऑरेंज कलर का होता है, जैसे सिंदूर देखा है ना, सिंदूर, वैसा। क्रोमेट आयन येलो कलर का होता है। ठीक है, ये तीन भी पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट मार्क कर ले। ओके, अब जब भी एल्कली के संग इनकी रिएक्शन होगी तो आपको एल्कली के संग रिएक्शन होके इनके हाइड्रोक्साइड्स मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है। हाइड्रोक्साइड्स मिलेंगे और हाइड्रोक्साइड्स कैसे होंगे, वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे। वो क्या होंगे, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब प्रेसिपिटेशन क्या होता है, तो प्रेसिपिटेशन एक फॉर्मेशन होता है सॉलिड का व्हेन सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड, द सॉलिड thus formed is called precipitate, only those compounds form precipitate which are insoluble in water। ये तो बट ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई सॉल्युबल होगा पानी के अंदर, जैसे नमक डालो, 1 चम्मच नमक डालो 1 गिलास पानी में, तो वो सॉल्युबल हो जाएगा, तो वो प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा। लेकिन प्रेसिपिटेट कौन बनाएगा, जैसे कि आपका ये मान लो AgCl का प्रेसिपिटेट बन जाता है, सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन करा दो आप, तो आपको AgCl मिलता है, तो ये AgCl का प्रेसिपिटेट मिल जाता है आपको। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड मिल जाता है आपको, प्रेसिपिटेट मिल जाता है इसका, इस टाइप का। ओके, समझ में आई, इतनी बात क्लियर है, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं, अब हमारे पास कुछ जो है सॉल्ट्स होंगे, उन सॉल्ट्स की हम रिएक्शन कराएंगे एल्कली से। एल्कली कौन कौन से, एल्कली क्या होते हैं, जो बेस पानी में सॉल्युबल होते हैं उन्हें एल्कली कहते हैं। तो ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज, ये वाली लाइन पर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सारे एल्कलीज तो बेसिस है ही, मतलब ये मान लो कि एल्कली जो है वो सबसेट है किसका, बेस का। तो कुछ एल्कली जो है, सारे एल्कली जो है वो बेस के अंदर ही आते हैं, पर सारे बेसिस एल्कली नहीं होते, सिर्फ वही बेस एल्कली कहलाएंगे जो सॉल्युबल होंगे। ठीक है, समझ में आई या नहीं, एल्कली जो होते हैं वो सबसेट है किसका, बेस का। सारे एल्कलीज बेस के अंदर आते हैं, पर सारे बेस एल्कली के अंदर नहीं आते, वही एल्कलीज बेस कहलाएंगे जो सॉल्युबल होंगे। तो ऑब्वियसली अगर NaOH के साथ और NH4OH, ये दो एल्कलीज हैं, इनके साथ रिएक्शन होगी, तो हम कॉरस्पॉन्डिंग इनके हाइड्रोक्साइड देखेंगे। ठीक है, उनके कलर चेंज देखेंगे, पहले ड्रॉप बाय ड्रॉप, और देन उनके देखेंगे हम एक्सेस, दो केस देखेंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप और उनके एक्सेस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कैल्शियम के हैं, सबसे पहले है कैल्शियम नाइट्रेट, अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। कैल्शियम नाइट्रेट है, NaOH के संग रिएक्शन करी तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ये देता है व्हाइट PPT। कैसा देता है, व्हाइट PPT देता है, और ये स्पेरिंगली सॉल्युबल है। ठीक है, कैल्शियम के जो होते हैं ज्यादातर सॉल्युबल होते ही नहीं है, या तो इनसॉल्युबल रहेंगे या स्पेरिंगली रहेंगे, ये इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, देन आते हैं आयरन के। आयरन में अगर NaOH के संग फेरस यानी +2 है, अगर +2 रिएक्ट करेगा तो फेरस हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, जो कि डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट होता है, और ये इनसॉल्युबल होएगा। ये याद रखना, आयरन के सॉल्युबल नहीं होते हैं। ऐसे फेरिक है तो FeOH थ्राइस बनाएगा, और ये भी इनसॉल्युबल रहेगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है इन दोनों पे, तो स्पेशली इन्हें मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट। देन है कॉपर, कॉपर की NaOH से रिएक्शन करी जाएगी। कॉपर सल्फेट जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, आपने ज्यादातर देखे होंगे कॉपर के जो कलर होता है वो ब्लू कलर के सॉल्ट्स होते हैं कॉपर के। ठीक है, ब्लू होता है, इसकी NaOH से रिएक्शन करके कॉपर हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, जो कि पेल ब्लू प्रेसिपिटेट होता है, और ये भी इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और साइड प्रोडक्ट क्या बनना है, कॉपर ने तो हाइड्रोक्साइड बना लिया, बचा हुआ Na क्या बना देगा, SO4 के साथ Na2SO4 बना देगा, बचा हुआ Na क्या बना देगा, NaCl बना देगा, यहाँ पे बचा हुआ Na क्या बनाएगा, Na2SO4 बना देगा, बचा हुआ Na क्या बनाएगा, NaNO3 बना दे। ओके, नेक्स्ट देखो, अब जिंक के सॉल्ट्स की बारी आती है। जिंक के ऑलरेडी बताया हमें कलरलेस होता है, NaOH के साथ रिएक्शन करी जिसे हम कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं, तो क्या हुआ, जिंक हाइड्रोक्साइड बनेगा, बट ऑब्वियस था, ये तो हाइड्रोक्साइड से बनने हैं सबके, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। और Na2SO4 बनेगा, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये सॉल्युबल होता है, जिंक का सॉल्ट सॉल्युबल होता है, जो कि एक्सेस में सोडियम जिंकेट बना देता है। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम का, जैसे डबल मार्क कर, ड्रॉप बाय ड्रॉप भी और एक्सेस में। अच्छा, पूछ रहे होगे कि, सोच रहे होगे कि
और O का एक्सेस में क्यों नहीं बताया भाई? ये जब इंसॉल्युबल ही है ये, तो इनका एक्सेस में क्या होगा? हाँ, जब पहले ही इंसॉल्युबल है तो एक्सेस में डालोगे तो भी इंसॉल्युबल ही रहेंगे ना। तो ये सब इंसॉल्युबल होते हैं, इसलिए इनका एक्सेस नहीं कर रहे हैं, और ये स्पेरिंगली सॉल्युबल है, इसलिए इसका भी एक्सेस नहीं कर रहे हैं। जिंक का सॉल्युबल होगा, सोडियम जिंकेट बनाता है एक्सेस में। लेड का भी सॉल्युबल होता है, और क्या देता है? लेड का क्या देता है? लेड का देता है आपको सोडियम प्लम्बाइट। एक्सेस में क्या देता है? सोडियम प्लम्बाइट। ठीक है, समझ में आई? ओके, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है या नहीं? या व्हाइट भी लिख सकते हो और चौकी व्हाइट भी लिख सकते हो। चौकी मतलब चौक जैसा, चौक देखी होगी, चौक ब्लैक बोर्ड वाली चौक, चौकी व्हाइट। और एक्सेस में बना देता है सोडियम प्लम्बाइट। ये बात याद रखना है, एग्जाम में इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, अब अच्छा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं? एग्जाम में क्वेश्चन आपको ये नहीं दे देगा कि इसकी रिएक्शन बताओ एक्सेस में क्या होगा। एग्जाम में आपको कहानी बना के देगा कि सो एंड सो ने इस वाली बोतल थी उसके पास, उस बोतल के पास के लेबल खो गए थे, और बताओ क्या कहते हैं, वो आइडेंटिफाई कैसे करेगा। उसके बाद 2 रिएजेंट्स दे रखे हैं, और बताओ कि रिएजेंट्स के थ्रू वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा कौन सा बोतल किस चीज की है। ऐसे करके कहानी बना के देगा। 6th है अमोनियम का। अमोनियम वाले में क्या है? NH4 पॉजिटिव में NH4Cl है आपका, NaOH से रिएक्शन करेगा तो आपका NaCl प्लस H2O प्लस NH3 ये मिल जाएगा आपको। इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अलग था तो मैंने इसे इंक्लूड कर लिया। अमोनिया कैसे इवॉल्व होती है? यदि सल्फेट के साथ रिएक्शन करेंगे तो भी अमोनिया इवॉल्व होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ना है, अलग है ये। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? आगे देखो, अब आती है NH4OH के साथ रिएक्शन। NH4OH के साथ जब भी रिएक्शन होती है तो हमारे को कैल्शियम के साथ मिलता है कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं। इसमें कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं होता, रिएक्शन ही नहीं करता ये। NaOH के साथ कम से कम सॉल्युबल तो था, स्पेरिंगली तो स्पेरिंगली, यहाँ तो रिएक्शन ही नहीं होती। ठीक है, आयरन के साथ सेम कहानी, डर्टी ग्रीन बनेगा। फेरिक के साथ सेम कहानी, रेडिश ब्राउन बनेगा, और ये भी इनसॉल्युबल। मैंने कहा ना इनसॉल्युबल ही रहेगा, चाहे NaOH डाल दो चाहे NH4OH डाल दो, इनसॉल्युबल ही रहेगा। कॉपर के संग कहानी बदल गई, कॉपर के संग NaOH में इनसॉल्युबल था लेकिन यहाँ पे सॉल्युबल हो गया। कॉपर के संग कहानी बदल गई, और ये कहानी हजारों बार आई हुई है। ये मतलब मान लो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इसमें क्या होता है? NH4OH कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, बता ही दिया था मैंने। NH4OH के संग करके पेल ब्लू कॉपर हाइड्रोक्साइड देता है जो कि सॉल्युबल होता है एक्सेस में, और ये बना देता है टेट्रामीन कॉपर 2 सल्फेट। डीप ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है। कैसा होता है? डीप ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बिना इसके क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि यही एक सबसे अलग है इनमें। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप ऑब्जर्वेशन आएगा, तो आप ऑब्जर्वेशन क्या लिखोगे? When NH4OH ammonium hydroxide is added to the solution of aqueous solution of copper sulfate, it results in the formation of a pale blue precipitate of copper hydroxide, which in excess of NH4OH gives a deep blue solution of a complex named as tetramine copper 2 sulfate. इस तरीके से आपको अगर पूरा लिखोगे अगर एग्जाम में, तभी मार्क्स मिलेंगे, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। भले ही 1 नंबर का क्वेश्चन हो तो भी लिखना है आपको इतना सब कुछ। अब ये कहोगे कि 1 नंबर में मैं इतना क्यों लिखूं? तो भाई लिखना तो ऐसे ही पड़ेगा, तरीका होता है लिखने का, वैसे ही फॉलो करना पड़ेगा। तो कॉपर का सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, समझ में आई? इसे याद कर लेना अच्छे से। जिंक में अगेन क्या हुआ? जिंक जो है वो NaOH में भी सॉल्युबल था और NH4OH में भी सॉल्युबल है। व्हाइट जेलेटिनस प्रेसिपिटेट देता है, एक्सेस में ये टेट्रामीन जिंक का कॉम्प्लेक्स दे देता है। कैसा दे देता है? टेट्रामीन जिंक का कॉम्प्लेक्स दे देता है। ठीक है, सॉल्युबल है इन एक्सेस, सॉल्युबल होता है इन एक्सेस। ओके, टेट्रामीन जिंक का कॉम्प्लेक्स दे देता है, इंपॉर्टेंट। जिंक क्लोराइड के संग रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे देखो साइड में Cl2 आ गया। दरअसल ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, क्लास 12th में पढ़ते हैं बच्चे इसके बारे में। इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा जाता है इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं,
इसमें आपको डीप जाना नहीं है, बस जितना है जैसा है याद कर लेना, ठीक है। लेड का अगेन चॉकीबाइट प्रेसिपिटेट देता है जो कि इंसॉल्युबल होता है एक्सेस, वहां पर सोडियम प्लम्बाइड मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे इंसॉल्युबल होता है। तो किसमें सॉल्युबल होता है, किसमें इंसॉल्युबल होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई तरीका नहीं है। देखो एक बेसिक बताऊं तो, अब एक रिकैप कराऊं, देखो रिकैप कराता हूं। जो आपका कैल्शियम था वो NaOH में स्पेरिंगली था, लेकिन NH4OH में इंसॉल्युबल था। एक चार्ट बनाते हैं, जो आपका कैल्शियम था वो NaOH में स्पेरिंगली था, लेकिन उसमें बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन जो आपके Fe+2 और +3 थे वो दोनों में ही नहीं होंगे। जो कॉपर था वो NaOH में नहीं था, लेकिन NH4OH में था। जो जिंक था वो दोनों में था। जो लेड था वो इसमें तो था, लेकिन इसमें नहीं था। ठीक है, इतनी बात क्लियर है या नहीं? आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी, है ना। ये आपका मैंने रिकैप करा दिया, यही है जो आपको पढ़ना है। इनके कलर्स, कॉरेस्पॉन्डिंग कलर्स, और इनका लिखने का तरीका आना चाहिए, और इनकी रिएक्शंस आनी चाहिए आपको। बस इतना ही पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। आप पढ़ते हैं आप अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है एक्शन ऑफ एल्कलीज। एल्कली डाल के मेटल्स में क्या होता है, यहाँ तो हम मेटल के कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स पर डाल लेते हैं, लेकिन आप सीधे मेटल पर डालेंगे तो क्या होता है वो देखते हैं। देखो ये है आपका Iron+2, डर्टी ग्रीन, ठीक है। ये है आपका Iron+3, रेडिश ब्राउन। अब ये मत कहना ये सूखा पाउडर कैसे आ गया सोल्यूशन, तो इसे ड्राई करने के भी तरीके होते हैं लैब में, उसमें डीप नहीं जाऊंगा मैं। तो इस तरीके से आपको मिल गया, कॉफी जैसा है ना बिल्कुल। ये आ गया आपका कॉपर का, कॉपर+2, कॉपर हाइड्रोक्साइड जब रहेगा ना पेल ब्लू जो बनता है वो है ये कॉपर हाइड्रोक्साइड। इसे आप जिंक का भी मान सकते हो, लेड का भी मान सकते हो, ठीक है। जिंक और लेड दोनों का मान सकते हो, व्हाइट ही आएगा दोनों का, ठीक है। ये है आपका लेड का स्पेशली जो जेलेटिनस होता है ना, जेलेटिनस, जेलेटिन जैसा, वो है ये जेलेटिनस। और ये है आपका टेट्रामीन कॉपर का कॉम्प्लेक्स, कॉपर का डीप ब्लू कॉम्प्लेक्स है ये। इसे हमने वो क्या लिया है, क्या कर लिया है, ड्राई कर लिया है। इस तरीके से आपको कॉपर का डीप ब्लू कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके के आपके कलर्स होते हैं। अब देखो नेक्स्ट चीज पे, वहां हम सॉल्ट्स ले रहे थे, यहाँ डायरेक्ट कंपाउंड ले रहे हैं। जिंक के NaOH के संग डाला, ये देख लेना हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड है, ये चीज ध्यान में रखना। सोडियम जिंकेट मिलेगा जो कि कलरलेस होगा, सेम KOH के साथ सेम प्रोडक्ट मिलेगा, बस N की जगह K जग जाएगा। और हाइड्रोजन इन्वॉल्व होती है इसके अंदर, इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट किसका है, सबसे इंपॉर्टेंट है एल्यूमिनियम का, जिसके बिना पेपर नहीं बनेगा। अगर ये टॉपिक आया तो एल्यूमिनियम वाले के बिना नहीं आएगा। एल्यूमिनियम वाला क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एल्यूमिनियम वाला जो है वो एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक का मतलब क्या है, जो एसिड बेस दोनों से रिएक्ट कर जाए। NaOH के साथ रिएक्शन करा और इसने बॉइलिंग क्या कहते हैं और डाइल्यूट एल्कली ली, तो सोडियम एल्यूमिनेट मिला, ठीक है, और 3H2 मिली। ये रिएक्शन लिखने को आती है, इस रिएक्शन को याद कर लेना, ये रिएक्शन लिखने को आती है। लेड की करी, सोडियम प्लम्बाइट मिला और H2 मिला, ये कॉमन है, याद करनी है, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं। अब बात कर लेते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स। ये तो मेटल हो गया। अब हम आ गए हैं लास्ट पार्ट पे, जिसमें हम लोग जो है मेटल के ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड पर बात कर लेते हैं। जैसे कि जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड दोनों ले लिए, ऐसे ही QH के साथ ले लिए, ऐसे ही एल्यूमिनियम के ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड दोनों उठा लिए, ऐसे लेड के ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड दोनों उठा लिए। तो ऑक्साइड उठाएंगे तो क्या मिलेगा, जिंकेट मिलेगा। हाइड्रोक्साइड उठाएंगे तो भी जिंकेट मिलेगा। जिंक के सारे ही सॉल्युबल होंगे, ये याद रखना। जिंक जो होगा ऑलवेज सॉल्युबल, वन सॉल्युबल ऑलवेज सॉल्युबल, ठीक है। सॉल्युबल ही मिलेगा आपको इन दिस चैप्टर, ठीक है। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का क्या होता है, Al2O3 होता है। सोडियम एल्यूमिनेट मिलेगा, हाइड्रोक्साइड उठाएंगे तो NaLO2, वही सेम सेम मिलेगा, ठीक है। और जबकि इसे सोडियम एल्यूमिनेट नहीं, इसे लिखो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, यहाँ लिखो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है ये, ठीक है।
समझ में आई? ऐसे पोटेशियम मेटा एल्यूमिनेट, इसका पूरा नाम होता है पोटेशियम मेटा एल्यूमिनेट। लेड का करेंगे तो सोडियम प्लम्बाइट मिलेगा, और क्या कहते हैं इसका करेंगे KOH से करेंगे तो पोटेशियम प्लम्बाइट मिलेगा, कलरलेस सॉल्युबल। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट अगेन एल्यूमिनियम का होता है, सबसे इंपॉर्टेंट अगेन एल्यूमिनियम का रहेगा। ओके, और इसमें मिलता क्या है, मेटा एल्यूमिनेट मिलता है। इसकी रिएक्शन लिखने को भी आती है और वैसे भी आती है पैराग्राफ की फॉर्म में। अब एग्जाम में एक चीज और पूछी जाती है, वो है एम्फोटेरिक नेचर। एग्जाम में एक चीज और पूछी जाती है, एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक नेचर का मतलब है कि एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट करने वाला नेचर। तो ये नेचर एल्यूमिनियम आपका जिंक शो करता है। क्यों? क्योंकि जिंक ऑक्साइड जो है वो HCl के साथ भी रिएक्शन कर लेता है और आपका बना देता है जिंक क्लोराइड और वाटर। तो ये तो आपका एसिड के संग भी रिएक्शन कर ली, और ये बेस के संग भी रिएक्शन कर जाता है। बेस के संग क्या बनाएगा, अभी पढ़ा है, बेस के संग क्या बनाएगा, जिंकेट। क्या बनाएगा, जिंकेट। सेम आपका जिंक का हाइड्रोक्साइड करेगा। अगर हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करेगा HCl के संग करेगा अगर, तो आपका जिंक क्लोराइड बना देगा और आपका 2H2O। और अगर ये रिएक्शन करेगा 2NaOH के साथ यानी एल्कली के साथ, तो ये क्या दे देगा, वही देगा जो अभी तक दे रहा था, जिंकेट और 2H2O। समझ में आए या नहीं आई? समझ में आई या नहीं आई? आई होप इतनी समझ में आ गई होगी, है ना। एक रिएक्शन और है इसकी पिक्यूलियर वाली, वो और करा देता हूं। जब एल्यूमिनियम रिएक्शन करता है NaOH के साथ, तो मुझे पता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनता है। लेकिन अगर ये फ्यूज्ड हो जाए, फ्यूज्ड दे रखा हो, ये बॉइलिंग वाले में होता है, तो अगर फ्यूज्ड दे रखा हो तो ये Na3AlO3+H2 ये दे देता है। बैलेंस कर लो इसे, 2 यहाँ हो जाएंगे, 6 यहाँ हो जाएंगे, 2 यहाँ हो जाएंगे और 3 यहाँ। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, फ्यूज्ड दे रखा हो तो रिएक्शन बदल जाती है। ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी, है ना। चलो एक दो क्वेश्चंस बताता हूं जो इसमें से पूछे जाते हैं। देखो एक क्वेश्चन पूछा गया है कि नेम a metal hydroxide soluble in excess of NH4OH। NH4OH की एक्सेस में सॉल्युबल होने वाला मेटल हाइड्रोक्साइड कौन सा होगा? NH4OH में सॉल्युबल कौन होगा? तो कॉपर हाइड्रोक्साइड है तो सही। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो। एक क्वेश्चन आया है बोर्ड में, अ कलरलेस केटायन, नेम अ कलरलेस केटायन व्हिच इज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। एक कलरलेस केटायन बनाओ, तो कलरलेस केटायन मेरे को पता था कि 1, 2 और 13 से 17 वाले हैं, जो कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट ना हो, तो वो कौन सा होता है? अमोनियम। ये कोई रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट नहीं है। कभी पीरियोडिक टेबल में अमोनियम देखा है? लेकिन ये भी कैसा है? कलरलेस होता है। ठीक है, समझ में आई? और देखो क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और करा देता हूं। एक क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है, एरो की प्रेजेंट वाला एरो की तरह, ZnO4 दे रखा है और कुछ ए दे रखा है आपको, जो कि ZnOH फोल्टोवाइज दे देगा, और यहाँ बी दे रखा है जो कि Na2ZnO2 दे देगा। और मुझसे बोला गया है कि ए और बी के लिए रिएक्शंस लिखो। ये क्वेश्चन है बोर्ड का। क्या होगा? जिंक सल्फेट से जिंक हाइड्रोक्साइड में बनाएंगे तो क्या रिएक्शन होगी? अरे NaOH से रिएक्शन कर दो या KOH से कर दो, कैसे भी रिएक्शन कर दो, तो NaOH से रिएक्शन कर देंगे तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, जिंक हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। जिंकेट कैसे बनेगा? हाइड्रोक्साइड से जिंकेट बनाने की रिएक्शन क्या है? क्यों? जिंक हाइड्रोक्साइड से जिंकेट बनाने की रिएक्शन क्या है? कुछ नहीं है भैया, NaOH से रिएक्शन कर दो, और क्या है रिएक्शन? अभी तो पढ़ी है, कलर से याद रखना बस सबके। ठीक है, अच्छा जो मैं ABCD वाला क्वेश्चन कह रहा था वो और बता देता हूँ किस तरीके से क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आया हुआ है, ऑन एडिंग डाइल्यूट अमोनिया सॉल्यूशन टू अ कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट। डाइल्यूट अमोनिया सॉल्यूशन डाला, मुद्दे की बात सुन लो। डाइल्यूट अमोनिया डाला मतलब NH4OH डाला,
NaOH डाल के क्या हुआ, एक व्हाइट जेलेटिनस प्रेसिपिटेट बना, व्हाइट जेलेटिनस प्रेसिपिटेट बना, प्रेसिपिटेट आया। तो अब मेरे को इंट्यूशन आ रही है कि व्हाइट जेलेटिनस का मतलब लेड का हो सकता है। आगे पढ़ता हूं मैंने भी नहीं पढ़ा, आगे मैं भी पढ़ता हूँ। और उसने बोला प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाता है एक्सेस ऑफ अमोनिया, डिसॉल्व इन एक्सेस ऑफ अमोनिया, डिसॉल्व इन एक्सेस ऑफ अमोनिया। अगर अमोनिया के एक्सेस में डिसॉल्व हो रहा है तो ये लेड तो नहीं हो सकता, क्योंकि लेड तो अमोनिया में सॉल्युबल ही नहीं होता। तो व्हाइट जेलेटिनस तो है, तो क्या हो सकता है वो, अरे भाई जिंक होगा ना, जिंक का भी पढ़ाया तो था, जिंक का व्हाइट जेलेटिनस प्रेसिपिटेट आता है, पढ़ाया तो था अभी। जिंक होगा और क्या होगा, जिंक का व्हाइट होता है और जेलेटिनस भी होता है और सॉल्युबल भी होता है। देखो अभी पढ़ाया है, ये देखो ये रहा, ये देखो ये रहा व्हाइट जेलेटिनस, ये देखो ये रही रिएक्शन, ये देखो ये रही रिएक्शन, व्हाइट जेलेटिनस प्रेसिपिटेट सॉल्युबल हो जाता है एक्सेस में, देखो ये रहा सॉल्युबल इन एक्सेस। ठीक है, इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो एग्जाम में पूछा क्या गया है वो तो बता देता हूं मैं। एग्जाम में पूछा गया था इसमें कि विच मेटल सॉल्ट सोल्यूशन वाज यूज, किस मेटल का सॉल्ट सोल्यूशन यूज किया गया, तो जिंक का यूज किया गया। अब जिंक का कौन सा यूज किया गया, तो कोई सा भी लिख दो, जिंक सल्फेट यूज किया गया, जिंक सल्फेट यूज किया गया था। ठीक है, और फॉर्मूला ऑफ द व्हाइट जेलेटिनस प्रेसिपिटेट ऑब्टेन, तो व्हाइट जेलेटिनस प्रेसिपिटेट किसका मिलेगा, जिंक हाइड्रोक्साइड का मिलेगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा ZnOH होल ट्वाइस। इसमें जेल वाला फॉर्मुलेशन वो लिख देना कॉम्प्लेक्स वाला, क्योंकि उसने कॉम्प्लेक्स का नहीं पूछा है, उसने सिर्फ व्हाइट जेलेटिनस वाला, तो व्हाइट जेलेटिनस ZnOH होल ट्वाइस ही है। ठीक है, जेलेटिनस वाला ZnOH होल ट्वाइस ही है, इसी का प्रेसिपिटेट है, कॉम्प्लेक्स इसका प्रेसिपिटेट का नहीं पूछा हुआ है इसने। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। सेशन की पीडीएफ जो है आप इस जो है टेलीग्राम चैनल से कलेक्ट कर लेना, इसे ज्वाइन करके। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि 30 मिनट्स पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए करे और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हुआ करे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम लोग सारा का सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देख लेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक